हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं बच्चों। आज हम जो है करने वाले हैं बच्चों क्या पहलवानी की ढोलक। बहुत ही बढ़िया कहानी है, फणीश्वर नाथ रेड्डी जी के द्वारा लिखित है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चैप्टर मतलब वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहानी भी क्या है वो भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो कहानी एक्चुअली में यही है कि जो लुट्टन सिंह पहलवान है ना, वो राजा के यहाँ नौकरी करता था। ठीक है, किसकी? पहलवानी की। ठीक है, लेकिन जब उसके जो राजा जी का निधन हो जाता है तो उनके पुत्र जो है गद्दी संभाल लेते हैं। अब पुत्र ने जो है पहलवान को वहाँ से राज दरबार से निकाल दिया है कि अब तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम घर जाओ। गांव में आता है तो गांव में हैजा मलेरिया और भुखमरी फैली हुई है, तो गांव में लोग मरते हैं। तो जब गांव में लोग मरते हैं तो जो लुट्टन पहलवान है अपनी ढोलक बजा के, ठीक है, ढोलक बजा के लोगों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है और उनको जो है उत्साह से भरता है। ठीक है, घबरान मतलब ऐसा नहीं है कि लोग घबरा जाएं, इसलिए वो जब उसके दोनों बालक भी मर जाते हैं तब भी वो जो है लोगों को उत्साह देने के लिए ढोलक बजाता है बच्चों। ठीक है, यदि अभी भी आपके क्लियर नहीं हुआ है तो अब आप क्वेश्चन आंसर जो देखेंगे ना उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी बुक में देखो क्या है। कुश्ती के समय ढोलक की आवाज़ और लुट्टन के दांव पैंच में क्या तालमेल था। एक्चुअली में होता क्या है कि जब लुट्टन पहलवान कुश्ती लड़ता था ना तो ढोलक बजती थी, तो जैसे जैसे ढोलक बजती थी वैसे ही लुट्टन पहलवान जो है दांव पैंच लगाता था। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जैसे ढोलक की आवाज़ से उसको ऐसा क्या होता था, वो कैसे दांव पैंच लगाता था ढोलक की आवाज़ से। और आप जब सुनते हैं ढोलक की आवाज़ तो आपको कैसा लगता है? तो भैया देखो, हमको तो बहुत रोमांचक लगता है ना ढोलक, अच्छा भी लगता है ढोलक बजाना। ठीक है, देखो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे। कुश्ती के समय जब ढोलक की आवाज सुनाई देती थी लुट्टन को, तो लुट्टन रोमांचित हो जाता था, एक पॉइंट हो गया। ढोलक की आवाज उसके लहू में जोश भर देती, मतलब उसके खून में रग रग में जोश भर देती थी, दूसरा पॉइंट हो गया। पहली बार जब उसने कुश्ती लड़ी तो यही ढोल साथी की तरह उसके साथ बज रहा था, है ना। पहली बार जब उसने कुश्ती लड़ी थी राजा जी के सामने तो राजा जी ने प्रभावित हो गया, उसको अपना नौकरी यहाँ दे दी अपने यहाँ। ठीक है, तो देखो जब उसने पहली बार जब कुश्ती लड़ी तो ढोलक भी उसके साथ बज रही थी और ऐसा लग रहा था ढोलक उसका साथ दे रही है। ढोल में पड़ती हर थाप मानो उसे प्रेरणा दे रही थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दो तीन पॉइंट में। और इसके बाद जो कहा गया था कि आपको कैसा लगता है, तो आप लिख, मेरे मन में भी ढोल की आवाज़ सुनकर मन रोमांच हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन उत्साह से भर जाता है। इस प्रकार से बस आप लिख दें, कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो बच्चों अब आप देखो, अगर आपने मेरी जो है पाठ पर ध्यान दिया होगा जो मैंने अभी बोला है इससे पहले, तो आप वैसे इसका आंसर लिख सकते थे। देखो बच्चों, कहानी के आरंभ में लुट्टन के माता पिता चल बसी। तो लुट्टन जब छोटा था ना तो उसकी कहानी में माता पिता चल बसे, लेकिन उसकी जो शादी है ना बचपन में ही हो गई थी, तो उसको जो है किसने संभाला, उसकी सास ने संभाला था। ठीक है, सास ने उसका पालन पोषण किया। कहानी के मध्य मध्य में किशोर अवस्था में दंगल जीतकर वह मशहूर पहलवान बन गया। देखो 3 पॉइंट आप यहीं पे मिल गए आपको। बचपन में माँ बाप का गुजरना, सास ससुर का मतलब सास ने उसका पालन पोषण किया और जो है दंगल में जीतकर मशहूर पहलवान बन गया। 3 पॉइंट तो उसके जीवन की जय मिल गया, बहुत अहम। उसकी ख्याति, इस ख्याति ने उसके जीवन को सरल बना दिया। अब हर प्रकार की सुख सुविधा उसके पास थी क्योंकि राजा जी के दरबार में वो नौकर था। 2 जवान बेटों का पिता बन चुका था, परंतु परंतु पत्नी जो थी वो स्वर्ग से हार गई थी। ठीक है, राजा जी ने मरते ही राजा जी के मरते ही उनके बेटे ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए विवश कह दिया और कह दिया कि जाओ, अब कोई काम नहीं है आपका। अब जीविका का एकमात्र साधन था क्या, वह अपना गांव में आ गया। आकर उसने अपने बेटों के साथ जो है जीना चाहा तो हैजे ने उसकी चपेट में ले लिया उसके बेटों को। ठीक है, कहानी के अंत में हैजे की बीमारी ने उसके दोनों बेटों को मृत्यु दे दी। आखिर में वह स्वयं भी इस बीमारी का शिकार होकर संसार से चला गया। अब मतलब इसमें कुछ भी रटने लायक है, मतलब इतनी इजी है आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल इजी, कोई भी सीखने लायक नहीं। एक बार सुन लिया तो समझ लो हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा कोई गुरु नहीं, पहलवान नहीं है, मेरी यही ढोलक है। देखो बच्चों, एक्चुअली में क्या है, लुट्टन पहलवान की जो जो उनकी सास थी, ठीक है, उनको जो है गांव के जो लोग थे वो परेशान करते थे, तो इसलिए लुट्टन पहलवान ने सोचा कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे मैं अपने घर वालों की रक्षा कर पाऊं। ठीक है बच्चों, तो वो पहलवानी, उसने पहलवानी सीखी। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहलवानी सीखने के लिए वो किसी गुरु के पास नहीं गया। उसने जितने भी दाव पैच सीखे उतना पहलवानी में नाम कमाया, राजा के यहाँ नौकर बना पहलवानी का। कहीं से भी उसने कुछ भी नहीं सीखा, खुद अपने खुद के दम पर। ठीक है, बस ढोलक की आवाज़ पे जैसे ढोलक बजती थी और वो दाव पैंच लगाता था। इसीलिए
ऐसा उसको लगा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी गुरु तो क्या है, ये ढोलक है। तो देखो इसका आंसर है लुट्टन पहलवान जब पहली बार पहलवानी करने दंगल में जाता है तो एकमात्र ढोलक की आवाज होती है, ठीक है, जो उसे अपने साहस बढ़ाती हुई नजर आती है। ढोल की हर थाप में वह एक निर्देश सुनता है, मतलब ढोल की हर थाप में एक निर्देश, जैसे ढोल में हाथ पड़ते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसको कोई निर्देश दिया गया हो, ठीक है, जो उसे अगला दांव खेलने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि लुट्टन पहलवान ढोल को अपना क्या मानता है, गुरु मानता है, ठीक है। और बच्चों इतना तो ठीक है, उसने अपने शिष्य से ये भी बोला था लुट्टन पहलवान ने कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मुझे भैया चित्त मत पाड़ना, क्योंकि मैंने कभी भी हारा नहीं हूँ, ठीक है, मतलब पीठ के बार मुझे मत लेटाना, मुझे औंधा लेटाना, ठीक है, क्योंकि मैं अजय रहना चाहता हूँ जीवन भर। और जब भी मैं मर जाऊँ तो मुझे मुझे जो क्या है ना, ढोलक बजाना, ढोलक, ठीक है, जिससे मुझे शांति मिली। इस तरह से उसने जो है मांग भी रखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, गांव में महामारी फैल ली और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान का ढोल क्यों बजाता रहा। तो भैया वो ढोल इसलिए बजाता रहा कि लोगों को जो है प्रेरणा मिले, उत्साहित रहे, ठीक है। इस प्रकार बाल गोविंद भगत वगैरह जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसी ये लुट्टन पहलवान जो थे लोगों को उत्साहित करने के लिए, ठीक है। देखो ढोल लुट्टन की प्रेरणा स्रोत लगता है, ढोल लुट्टन को प्रेरणा स्रोत लगता है, प्रेरणा का स्रोत, लोग उस ढोल से प्रेरणा लेते हैं। यही कारण है कि लुट्टन अपने बेटों को भी पहलवानी सिखाते समय ढोल बजाता है ताकि उसी की भांति वे भी ढोल से प्रेरणा लें। जब उसके गांव में महामारी फैलती है, मतलब इतना तो आपका आंसर नहीं है, ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं लिखोगे तो ठीक है। यहाँ से जब उसके गांव में महामारी फैलती है तो लोगों की दयनीय स्थिति उसे झकझोर देती है। वह ऐसे समय में ढोल बजाता है जब मौत की अंधेरी छाया लोगों को भयभीत करके रखती है। रात का ऐसा समय जहाँ गांव में अशांति, भय, निराशा, मृत्यु, शोक सब पसरा हुआ है, ऐसे में लुट्टन जीवन में प्रेरणा भरता है, लोगों को उत्साहित करता है। अपने बेटों की मृत्यु के समय जब उनकी मृत्यु के बाद भी गांव में ढोल बजाता है तो उसकी ढोल की आवाज़ में लोगों में जीवन का संचार करती है, उसे सहानुभूति का अनुभव होता है। मतलब आप इतने 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि लोगों में जो है रोमांच भर दे, मतलब सॉरी रोमांच नहीं है, उस समय तो रोमांच की कोई बात नहीं, लोगों को उत्साहित करता था, लोगों को जो है इतने कष्ट समय में जो है उन कष्ट समय से लड़ने की प्रेरणा देता था, ठीक है, उनमें जीवन का संचार करता था, उनको सहानुभूति प्रदान करता था। मतलब 3-4 पॉइंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है ढोल की आवाज पूरे गांव पर क्या असर होता था। देखो भैया ढोल की आवाज सुनकर गांव को फिर वही आ गया, मतलब जो पहले से पहले अपन ने सीखा वही फिर रिपीट हो गया, तो उसको आप वैसे भी लिख सकते हैं। ढोल की आवाज सुनकर लोगों को प्रेरणा तथा सहानुभूति मिलती थी, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। मृत्यु के भय से जो आतंकित थी, है ना, लोग, जिंदगी से हारे लोग ढोल की आवाज से जी उठती थी, ठीक है। रात को विभीषिका ने उन्हें आतंकित, उनकी रात की विभीषिका जो थी ना, डरावनापन, वो भी उनको जो है आतंकित नहीं कर पाती थी। जब ढोल बजता था उनकी आंसू से भरी आंखें चमक उठती थीं, मृत्यु का भय इस आवाज से चला जाता था, वो जीवन का हो जाता था संचार, मतलब मरने वाला भी होगा तो वो जी उठता था, मतलब मरता नहीं था ढोल की आवाज़ सुन के, है ना, प्रेरणा मिलती थी। तो इस तरह से इसीलिए जो है वो जो है ढोलक बजाता था और गांव वालों को बढ़िया ढोलक जो है, ढोलक से एक तरह का उत्साह मिलता था, ठीक है, उनकी जो कष्ट थे वो थोड़ी बहुत कष्टों से लड़ने के लिए ताकत मिलती थी। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था, बताइए। देखो भैया महामारी फैलने के बाद, ठीक है, ये महामारी फैलने से क्या क्या माहौल था, महामारी फैलने के बाद क्या माहौल हुआ, तो देखो सूर्योदय के बाद लोग चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, सूर्योदय के बाद यानी सुबह के बाद, ठीक है, मृत्यु का भय उन्हें चाहे सता रहा हो लेकिन एक दूसरे से बातचीत करते थे, ठीक है। इस हाहाकार में भी एक दूसरे को सहानुभूति तथा मदद करते थे। गांव में चहल पहल दिखाई देती थी। बीमारी से ग्रस्त होने के बाद भी दिन का प्रकाश उनके रक्त में संचार भर देता था, मतलब दिन का प्रकाश जो था ना, रक्त में क्या भर देता था, संचार, मतलब दिन की बात चल रही है जी, ठीक है। गांव में सूर्यास्त के बाद, अब देखो भैया शाम हो जाती थी, सूर्यास्त के बाद क्या होता था, सूर्यास्त के बाद दृश्य ठीक इसके विपरीत हो जाता, विपरीत, उल्टा। सब अपने घरों में चले जाते, किसी को बोलने को शब्द नहीं होता था, लोग मरते हुए अपने संबंधी को 2 शब्द भी नहीं बोल पाते थे। एकमात्र लुट्टन पहलवान था जो ढोलक धपाधप बजाकर लोगों को उत्साहित करता था।
एकमात्र लुट्टन का ढोल उस विभीषिका को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता था। वो रात को ढोल बजाता था, सोचो आप, जिससे लोग जो हैं कष्टमय उनका जो जीवन है ना, उनको थोड़ी आसानी रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। अब इसमें दिए, एक तो आपको जो ऊपर दे दिया गया कथन, उसमें 3 क्वेश्चन है। अब ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? ठीक है, देखो भैया, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है तो मैं बताऊं, क्योंकि अब राजाओं का राज नहीं है। ठीक है, अब ऐसी दंगल भी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? तो ये क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों ने ले ली है। देखो, इसकी जगह अब क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी इत्यादि ने ले ली है। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती को फिर से मतलब प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो लोग खुद लोग जागरूक हो सकते हैं, तभी हो सकता है ऐसा। ठीक है, देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों से इनको पहलवानों को विकसित करने के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं भी देनी चाहिए। सुविधाएं देनी चाहिए, तभी तो होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। मतलब इसका आशय बताना है कि क्या आशय है, क्यों कहा गया है ऐसा। तो देखो, जिस प्रकार एक तारा जब पृथ्वी में आता है तो पृथ्वी के घर्षण, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें घर्षण होने की वजह से वो बीच में ही टूटकर बिखर जाता है या जल जाता है, तो अन्य तारे उस पर हंसती हैं। ठीक है, उसका अर्थ बताना है। तो बच्चों देखो, इसका आंसर है, लुट्टन के गांव में महामारी फैल गई थी। इस कारण उनके गांव में रात में भी बहुत भयानक लगता था। ऐसे समय में लेखक ने रात के दृश्य का वर्णन किया है। ठीक है, लेखक कहता है कि रात में आकाश में तारों का टूटना स्पष्ट दिखाई देता है। यदि आकाश से कोई तारा टूटकर गिरता है तो अंधेरे के साम्राज्य में उसका प्रकाश तथा शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा जान पड़ता है ताकि मानो बाकी तारे उसके प्रयास में उसका मजाक उड़ा रहे हों। ठीक है बच्चों, उसमें कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया वही आंसर में दिया, क्वेश्चन और आंसर सेम टू सेम है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण। देखो, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है बच्चों जब मानव की तुलना प्रकृति से की जाए। ठीक है ना, फूलों सा चेहरा तेरा। ठीक है, इस तरह से आज मानव की तुलना प्रकृति से की जा रही है। मानवीकरण किया गया है, पाठ में ऐसे अंश चुनकर चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। वही एक मानवीकरण अलंकार भी होता है जहां पर प्रकृति की तुलना किससे की जाए? ठीक है, मानव से की जाए। ठीक है, तो वहां मानवीकरण अलंकार भी होता है। ठीक है, देखिए, मानवीकरण की कुछ अंश इस प्रकार से हैं। देखो, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। ठीक है, गांव शिशु की तरह थर थर कांप रहा था, तो गांव को शिशु का जो है मानवीकरण किया गया है। गांव भर में मलेरिया तथा हैजा फैला पड़ा है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। तो भैया, रात तो आंसू नहीं बहाती ना, लेकिन अंधेरी रात की तुलना जो की गई है लोगों से, जिस प्रकार लोग आंसू बहाते हैं वैसे अंधेरी रात में ऐसा लगता है मानो रात रो रही हो। ठीक है, अगला है, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, तारे को मनुष्य के समान भावुक दिखाया गया है। यहाँ पे तारे को टूटकर गिरने का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ढोलक की थाप मृत। ढोलक की थाप का मतलब क्या होता है? जब ढोलक पर हाथ पड़ता है ना, और जो ध्वनि निकलती है वो होती है ढोलक की थाप। तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, तो देखो वही कहलाती है ढोलक की थाप। मृत गांव में, मृत गांव मतलब लोग मर रहे हैं, कष्ट में हैं। ठीक है, खाना पीना भूखमरी फैली है तो वो गांव मरा हुआ है। तो मृत गांव में संजीवनी, संजीवनी मतलब होता है संजीवनी बूटी जो जीवन प्रदान करती है। ठीक है, शक्ति बढ़ती रहती है। क्या? ढोलक की थाप मरे हुए गांव में शक्ति प्रदान करता है। कला से जीवन के संबंध को देखिए बच्चों, देखो, एक ढोलक की थाप और ढोलक बजाना क्या है? एक कला ही तो है ना। संगीत, संगीत क्या है? एक कला है। ठीक है, देखो बच्चों, कला मनुष्य के साथ आज से नहीं, आरंभ काल से ही विद्यमान है। ठीक है, यही कारण है कि आप किसी पुरानी जनजाति को ही ले लें, उनके अपने नृत्य होते हैं, संगीत होते हैं। कला जीवन के कठिन समय में राहत देती है। आपने कई बार सुना भी होगा, साइंटिफिक फैक्ट है कि अभी आप अगर आपको दुख है कोई, तो अपना मतलब फेवरेट म्यूजिक, संगीत जो है बढ़िया सुन लें उसको, तो इससे आपको रिलैक्स मिलता है। ठीक है, मनुष्य का खाली समय कला साधना में ही बीतता है, और आप एक्चुअली में करते भी यही हैं। यदि आपको फ्री टाइम है तो आप अपना जो आपको कला जो आपको आती है, जो आपका पैशन है एक्चुअली में,
ठीक है, जो आपकी हॉबी है उसी को तो करते हैं। बस ऐसा ही कुछ सुनना चाहता था तो उसकी आत्मा तक के तारों को झंझना दी। कला जीवन में प्रेरणा, आनंद और रोमांच भर देती है, ठीक है। कुछ लोग, है ना, कुछ लोग तो जीवन भर कला की साधना में निकाल देते हैं। कला के विभिन्न रूप हैं। एक में हम चित्रकारी, मूर्ति आदि करते हैं, मूर्तिकारी। दूसरी संगीत साधना कला कहलाती है। इससे हम वाद्य यंत्र, संगीत तथा नृत्य करते हैं। यह किसी न किसी रूप से हमें आनंद का अनुभव भी कराती है ना। सभी को पसंद होता है म्यूजिक, किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है ना। संगीत, गाने सुनना, मतलब आज के समय के गाने की तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो क्लासिकल सॉन्ग हैं बहुत अच्छे अच्छे, है ना, 90s के सॉन्ग आपने सुने होंगे, बहुत ही मस्त सॉन्ग है। मतलब उनको सुन के बिल्कुल एकदम दिमाग बिल्कुल है तरोताजा हो जाता है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा करें कि कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं। तो देखो बच्चों, इसका आंसर है, देखो कलाओं का, जो कलाओं का क्या, कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। अस्तित्व मतलब होता है उसका जो है क्या, रहना, उपस्थित रहना, अस्तित्व रहना, ठीक है बच्चों। देखो कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं। देखो बहुत सुंदर पंक्ति है कि कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है, ठीक है। कला मनुष्य के हृदय का बहुत भीतरी अंग है। इसे मनुष्य ने सीखा, कहीं से सीखा नहीं है, ठीक है, कला को, बल्कि स्वयं ही मनुष्य के दुखी या आनंदित हृदय से उपजती है कला, ठीक है। अतः जब मनुष्य सभ्य नहीं था तब भी मनुष्य का साथी थी कला। कला को व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए तो बस लगन की आवश्यकता होती है, सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। जहाँ भाव होता है वहीं विकसित हो जाती है। यदि यह तो आज के मनुष्य ने इसी व्यवस्था में बांधने की कोशिश की है, यदि गौर करें तो वह स्वयं पैदा होती है। यदि आपको इसका आंसर लिखना है तो आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों, देखो क्या, कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है बच्चों। यहाँ से जो आंसर है वो यहाँ तक पूरा आप लिख देंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। और ये कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, टेक केयर।